एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवी यूनिवर्सिटी में FYUP यूपी सेमेस्टर 3 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 4 हिस्ट्री ऑनर्स यानी जिस भी आप बच्चों का है, तो आप सभी बच्चों का MJ4 में देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे पूछा जाएगा उसमें से मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। कोई अपडेट है वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। और इससे भी पहले देखिए आप सभी बच्चों को सेक पेपर, एसी पेपर, MDC माइनर सबका सब देखिए जो वीडियो है वो आपको चैनल पर अपलोड मिल रहा है। तो जाके देखिए, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। देखिए सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उदय एवं विकास का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और ये देखिए लॉन्ग आंसर आपसे पेपर पूछा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ क्या बता सकते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहे तो देखिए इसे गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिल जाएगा इसका आंसर। ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन मेडिवल यूरोप। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यूरोप में जो है नगरों का अस्तित्व है वो प्राचीन काल से रहा था, कोई आज का बात नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। किंतु जो प्राचीन रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ साथ क्या हुआ, यूरोप की जो भूमि है पर बर्बर आक्रमण प्रारंभ हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो प्राचीन यानी पुराने जो नगर थे वो नष्ट होने के साथ साथ अपना जो महत्व यानी इंपॉर्टेंस खोने लगे। सने सने यानी धीरे धीरे बर्बर जातियों ने अपनी आक्रमणकारी प्रवृत्तियों का त्याग करके दिया और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी रूप से वो लोग वहां पर बस गए। परिणामस्वरूप हुआ क्या कि यूरोप का जो कह सकते हैं आस्तिक या उत्थान जो प्रारंभ हुआ था एवं जो प्राचीन नगर पुनः जो था वो महत्व प्राप्त करने लगा और अनेक जो नवीन नगर वो अस्तित्व मानने लगे। 11वीं शताब्दी के बारे में बताया गया कि 11वीं शताब्दी से यूरोप में यहाँ पर अनेक नवीन नगरों का उत्थान हो गया था। अब दूसरा पॉइंट अगर लिख सकता आप लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा कि नगरों के उदय एवं विकास के क्या कारण थे, कॉज ऑफ द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन। देखिए पहला पॉइंट बताया यहाँ पर कि मध्यकालीन नगरों के उदय एवं विकास के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। पहला कारण यहाँ बताया गया कि व्यापार एवं वाणिज्य की प्रगति, व्यापार एवं वाणिज्य की आवश्यकताओं ने आर्थिक विकास तीव्रता पर, यानी जितना ज्यादा देखिए व्यापार वाणिज्य का डिमांड बढ़ा जिस वजह से यहाँ डेवलपमेंट जाता हुआ। इस काल में देशी एवं विदेशी व्यापार यहाँ व्यापक मायने से होने लगा। ऐसे में नगरों का जो उत्थान था स्वाभाविक क्रिया थी। अच्छे बंदरगाह से अस्तित्व माने लगे तथा यातायात की सुविधा ने भी नवीन नगर यहाँ पर अस्तित्व में आ गए। सड़क यातायात की सुविधा के कारण जो ऑक्सफोर्ड पहुंचने के लिए नौका द्वारा यातायात भी सुगम हो गया। व्यापारियों एवं उनके सामानों की दृष्टि से देखा जाए जो स्थान किलों से युक्त थे और वहां भी स्थापित किए जाने लगे। जिन नगरों के नाम से बरो अथवा यहाँ पर बरी शब्द है, तो यहाँ पर जिन स्थानों के या फिर जिन नगरों के नाम में बरो अथवा बरी शब्द है वो इसी आधार पर निर्मित हुए हैं कि बरो या बरी शब्द बहु से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब तात्पर्य होता है, मतलब होता है मजबूत किले। व्यापारियों को अपना सामान बिक्री यानी बेचने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता पड़ती थी। अतः जहां अधिक लोगों के साथ एक साथ होने की संभावना है वहीं पर नगर इसकी जो सिटीज हैं यानी नगर जो विकसित किए गए थे। इटली में जिनेवा हो गया, टेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया आदि बड़े नगरों का यहाँ विकास हुआ जो भूमध्य सागर में व्यापार के प्रमुख केंद्र बने थे। इटली के नगरों की भौतिक समृद्धि का प्रमुख कारण है उनका अपने जो कह सकते हैं उन्नत वाणिज्य व्यापार था। पश्चिमी जर्मनी में जो नुरनबर्ग है, ठीक है, तथा ऑक्सनबर्ग के प्रसिद्ध नगर थे। इंग्लैंड तथा बाल्टिक के समुद्र के साथ व्यापार होने से हैम्बर्ग हो गया, ब्रूमेन हो गया आदि नगरों का यहाँ पर विकास हुआ। राइन नदी के तट पर जो कोलेन नगर था वो अधिक प्रसिद्ध यहाँ पर था। अगला बताया गया शांति और व्यवस्था की स्थापना। बर्बर जाति के आक्रमणों के कारण यूरोप में क्या हुआ, अशांति और अराजकता व्याप्ति। परंतु जब बर्बर जाति के आक्रमण बंद हो गए तो यूरोप में क्या हो गया, शांति स्थापित हो गया। अनेक देशों के सुदृढ़ और स्थिर सरकारों की स्थापना होने से यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित होगी और अनेक देशों में यहाँ पर सुदृढ़ और स्थिर सरकार की स्थापना होने से सबकी शांति कायम होने लगा, जिस वजह से लोग ज़्यादा यहाँ बसने लगे। तो शांति और सुरक्षा के वातावरण में वाणिज्य हो, व्यापार हो, इसमें काफ़ी उन्नति हुई, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। अगला पॉइंट आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि। मध्य युग में जनसंख्या की भी काफ़ी यहाँ पर वृद्धि हुई थी जैसे बताया गया है, और कृषक दास व्यवस्था चरमाने लगे। अब गाँव में जो कृषक दासों तथा खेतिहर श्रमिकों की नगरों की तरफ तेजी से यहाँ पर पलायन करने लगे, जिससे क्या हुआ, व्यवसायियों को सस्ती दर पर श्रमिक तो उपलब्ध हो गए थे और उद्योग धंधों का यहाँ उत्पादन तथा उत्पादन के खरीदारों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई थी। नगर जो थे यहाँ बताया जा रहा है कि नगर औद्योगिक विकास से केंद्र बन गए थे। इससे नगरों का विकास क्या हुआ, द्रुत गति से बहुत तेजी से होने लगा। व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग जो थे धंधों की उन्नति के साथ साथ परिणाम स्वरूप नगरों के संपन्न होने के साथ धन यहाँ पर संचित होने लगा। इस बढ़ती हुई समृद्धि ने क्या किया, जो पूर्व और नगरों के विकास को यहाँ पर प्रोत्साहित किया। अगला देखिए यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, चौथा पॉइंट है सामंतों के प्रयास। सामंतों के लिए उनकी भूमि में नगरें। देखिए क्या है, स्थापना आर्थिक दृष्टि से लाभदायी थी, अतः उन्होंने नवीन नगरों की स्थापना के लिए
यहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए। तुलोक के सामंत ने क्या किया, 1144 में दक्षिण फ्रांस में मॉन्टोवेन नगर की स्थापना की। हेनरी दी लॉयन ने म्यूनिख, ब्रुसविक तथा लुबेक आदि नगरों की यहाँ पर स्थापना की। तो अगर आपसे पेपर देखिए ये सवाल पूछा जाता है तो आपको इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में 20 नंबर 25 नंबर सवाल, अगर 20 नंबर सवाल देता सॉरी, तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा कि मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उदय एवं विकास का वर्णन करना है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपको इसको बड़ा लिखना है तो आप अपने हिसाब से सजा के लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला आपको बोला गया है कि यूरोप के विभिन्न राज्यों एवं जो नगरों का विकास पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। देखिए, यद्यपि 11वीं शताब्दी में संपूर्ण जो मध्यकालीन यूरोप में नगरों का जो अलग अलग कारण उत्तरदायी है। इटली यूरोप नगरीय सभ्यता का प्रारंभिक उदय तथा विकास इटली में हुआ था। इटली के जो नगर हैं प्राचीन रोमन नगरों से समानता रखते थे। लोम्बार्ड आक्रमणों को इटली की राजनीतिक एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। केंद्रीय शक्ति के अभाव में शहरों का जो स्वरूप था वह स्वतंत्र राज्यों के समान हो गया। सामंतों एवं नगरों में भी संघर्ष में भी नगरों की विजय प्राप्त हुई, लेकिन जो पोपतंत्र एवं साम्राज्य के दीर्घकालीन संघर्ष के बाद क्या हुआ, इटलियन नगरों की शक्ति एवं जो स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। इस संघर्ष का लाभ उठाते हुए इटली के जो नगर थे, साम्राज्य और जो पोप थे, दोनों के ही नियंत्रण से मुक्त हो गए। व्यापार वाणिज्य हो गया। धर्म युद्धों के कारण इटली में देखिए नगरों का पर्याप्त विकास हुआ। वेनिस, जेनेवा, पीसा की जैसे आप लोग नाम सुनोगे कि नगरों ने खूब धन कमाया। इन नगर राज्यों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध वेनिस था, यद्यपि इस नगर को निरंतर नॉर्मनों, अरबों, स्लावों एंड हंगेरियनों का सामना करना पड़ा, किंतु सने सनी ने धीरे धीरे इसका पर्याप्त विकास हुआ। चतुर्थ धर्म युद्ध के भाग लेने के बाद इससे पेलोपोनेस ग्रीक द्वीपों तथा तटवर्ती जो प्रदेशों की यहाँ पर प्राप्ति हुई। 13 से 15वीं शताब्दी के मध्य वेनिस अपनी शक्ति की यहाँ पर चरम सीमा पर था। अगला पॉइंट लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि वेनिस के पश्चात जिनेवा का नाम आता है। धर्म युद्धों से जिनेवा को लाभ प्राप्त हुआ। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वेनिस एवं जिनेवा में एक लंबे समय तक सामुदायिक संघर्ष चलता रहा। सन 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल के पद उपरांत जिनेवा की समृद्धि सदैव के लिए यहाँ पर समाप्त होगी। अगला यहाँ पर जर्मनी के बारे में बताया जा रहा है कि 10वीं 11वीं शताब्दी में जर्मनी में व्यापार वाणिज्य का विकास भी तीव्रतापूर्वक हुआ। यहाँ के नगर प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए। इन नगरों की आर्थिक समृद्धि में सने सने धीरे धीरे वृद्धि हुई कि धार्मिक तथा जो प्रशासनिक क्षेत्रों में भी ये नगर स्वतंत्र होते चले गए। इन नगरों पर पोप का नियंत्रण नाम मात्र से रह गया था। इन नगरों के लिए जो मध्य प्रतिद्वंद्विता थी वह विद्यमान थी। प्रमुख कुछ नगर बताए गए यहाँ पर फ्लोरेंस, मरीला, सिनोआ, अमलधनी, सियना आदि थे। 12वीं शताब्दी में भी जर्मनी में नगरों का काफी विकास हुआ। अगला पॉइंट बताया जा रहा है यहाँ पर कि फ्रांस 12वीं शताब्दी में कुछ प्रतिष्ठित यहाँ पर नगर थे, जिनका बताया जा रहा है नाम प्रोवेंस, एगस तथा मेटेस आदि, किंतु शीघ्र ही नगरों ने अपना महत्व खो दिया। कालांतर में हुआ क्या, कृषि के क्षेत्र में इन नगरों ने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की। फ्रांस के ये कृषि प्रधानगढ़ नगरों में नव स्थापित नगरों से पर्याप्त भिन्न थे। ये नगर जो थे यूरोप के अन्य स्थानों के नगरों के समान स्वतंत्र नहीं थे, वरन सामंतों एवं सम्राटों के अधीन थे। फ्रांसीसी नगरों के लिए निम्नलिखित 3 वर्ग बताए गए थे। पहला जो है विलास डी वर्गेसियस, इन नगरों का व्यक्तिगत जो था स्वतंत्रता प्राप्त भी थे और सामान्य करों से इनको छूट मिलता था। अगला काउंसिलर, इन नगरों की एक बड़ी जो सीमा थी वो प्रशासनिक अधिकार भी यहाँ प्राप्त थे। और तीसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो कम्युनिस्ट का। इन सब नगर पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। नगर के प्रशासन का पूरा जो दायित्व था वो मेयर के हाथों में था। इंग्लैंड के बारे में बताया जा रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में अन्य नगरों की तुलना में इंग्लैंड में जो नगर है आकार एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफी छोटे थे। यार्क बताया जा रहा है यहाँ पर, यार्क एवं लंदन जैसे, न्यूयॉर्क होगा पहले यहाँ, ठीक है, न्यूयॉर्क एवं लंदन जैसे नगरों को छोड़कर अन्य नगरों की संख्या लगभग मात्र इतना सी 1000 से लेकर 1600 के मध्य थी। अगला है यहाँ से, इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उत्थान के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी थे, किंतु इन सभी नगरों का जो उद्देश्य था अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सने सने इन नगरों में क्या हुआ, संघ बनाकर रहने की प्रवृत्ति का भाव पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, लोम्बार्ड लीग, रेनेसिस हिंद, हैंसेटिक लीग एवं साइबेरियन लीग आदि का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। इन संघों का जो कह सकते हैं प्रमुख जो दायित्व था सदस्य नगरों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की यहाँ पर उनका रक्षा करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे एक बार नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो पॉज कर लिए लिख लीजिएगा कि यूरोप के विभिन्न नगरों में जो राज्यों का विकास हुआ था उस पर आपको टिप्पणी करना है, तो आप अपने हिसाब से बड़ा सजा के लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग नहीं लिख सकते हैं, इतना तो आप होशियार हो ही होंगे। देखिए वीडियो पॉज कर लिए, सारा सारा लिखते चलिएगा। अगला आपसे ये बच्चों का कि कागज एवं छपाई के आविष्कार ने भी पुनः जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया। इसके बारे में आपको संक्षिप्त यहाँ पर टिप्पणी करना है। देखिए
कागज को जो आविष्कार है सर्वप्रथम आपको मालूम हो चीन में हुआ था। चीन से यह विधि अरब वासियों ने सीखी। फिर क्या हुआ, मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों ने कागज बनाने की कला को सीखी। सने सने धीरे धीरे इटली जो हुआ उत्तम किस्म का कागज यहाँ पर बनाने का केंद्र हो गया। इसके पश्चात जर्मनी ने भी इटली का अनुकरण किया, देखा देखी किया, और 15वीं शताब्दी में पूर्व छपाई यहाँ पर मुश्किल और महंगी थी, किंतु 15वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, जर्मनी के जोहान्सबर्ग में आपको मालूम होगा सबसे पहला छापाखाना खुला था। नामक व्यक्ति ने ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार कर दिया जो वस्तुतः आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती थी, यानी मॉडर्न प्रेस जिसे आप कह सकते हैं। फिर क्या हुआ, सन 1477 ईस्वी में कैक्सटन ने यहाँ पर ब्रिटेन में यहाँ पर छापाखाना स्थापित किया। फिर ब्रिटेन ही शीघ्र क्या हुआ, यूरोप के कुछ प्रमुख शहरों में सैकड़ों छापेखाने खुले, जिससे कागज एवं छपाई के क्रांतिकारी जो लोग थे परिणाम उनमें से कुछ यहाँ पर बताया गया। जैसे आप यहाँ पहला पॉइंट दिया आपसी बच्चों के लिए कि अब पुस्तकें अधिक संख्या में छपने लगी तथा इनका मूल्य भी क्या हो गया, जब मार्केट में बहुत सारा बुक्स अवेलेबल हो जाएगा आपको मालूम है तो उसका दाम क्या होता है, कम हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। वही यहाँ पर भी हो कि अब पुस्तकें अधिक संख्या में छपने लगी तो इनका मूल्य भी अपेक्षाकृत क्या हो गया, कम होता चला गया। फिर अगला पॉइंट है, ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का जो एकाधिकार था, वो मतलब कह सकते हैं किसी पार्टिकुलर ज्ञान धर्म पे या फिर कुछ ज्ञान था वो एकाधिकार था, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो गया क्योंकि सभी लोग को ज्ञान बढ़ने लगा पुस्तकें पढ़ने से। अब सामान्य लोग भी पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते थे तथा ज्ञान अर्जित कर सकते थे। फिर अगला हमारे पास, जनता को गुमराह नहीं किया सकता था क्योंकि लोग अब स्वयं पढ़कर ही हर प्रकार की यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते थे। फिर अगला पॉइंट है कि ज्ञान का प्रसार होने से अंधविश्वास जो था एवं जो पुराने विचारधारा रूढ़िवादी धारणा थी वो कमजोर पड़ने लगी, जिससे लोगों में क्या हुआ, आत्मविश्वास जगने लगा। पांचवा हमारे पास पॉइंट है कि छापे खाने का आविष्कार ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पर जो बौद्धिक क्षमता या फिर बौद्धिक शिक्षा है उसको शांत करने का यहाँ पर प्रयास किया। छठा पॉइंट है हमारे पास कि महत्वपूर्ण साहित्य सस्ते दामों पर आपको मिलना संभव होने लगा, क्योंकि जो पहले जो नॉवेल्स थे बड़े बड़े वो बहुत महंगे दामों पर आते थे, जो हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं था, तो वो जब हर जगह अवेलेबल होने लगा तो कम रेटों में यानी कम दामों पर आपको अवेलेबल होने लगा। फिर अगला है, जनता में साक्षरता वृद्धि के साथ साथ सांस्कृतिक जागरण की यहाँ भावना को भी यहाँ पर लोगों को बल मिला। और आठवां पॉइंट है हमारे पास, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति यहाँ पर जागरूकता है। इस प्रकार क्या हुआ, कागज एवं छपाई के आविष्कार ने पुनः जागरण को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। 15वीं शताब्दी के पूर्व में संपूर्ण जो यूरोप में लगभग 1 लाख हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध थी, किंतु छपाई के जो आविष्कार होने पे 50 वर्षों के अंदर क्या हुआ, पुस्तकों की संख्या बढ़कर 90 लाख। सोच ली कितना ज़्यादा बढ़ा। इसके साथ ही ज्ञान वृद्धि के साथ लोगों ने विश्व की खोज करने की जिज्ञासा जागृत हुआ, जिसके कारण भौगोलिक खोजों को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलने स्टार्ट हो गया। तो अगला सवाल है, देखिए यहाँ पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि पुनः जागरण की विशेषताएं यहाँ पर बतलाइए, या यह सर्वप्रथम जो पुनः जागरण हुआ था यानी कि रेनेसांस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, ये सबसे पहले इटली में ही क्यों स्टार्ट हुआ था, ये आपको यहाँ पर कारण भी बताना है। तो दो प्रकार से देखिए सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पुनः जागरण की क्या विशेषताएं, और साथ ही साथ इटली में जो पुनः जागरण स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वहाँ क्यों स्टार्ट हुआ था, ये भी कारण आपको यहाँ बताना पड़ सकता है। तो देखिए क्या है आपके पास पहले सबसे विशेषताएं, तो पुनः जागरण विशेषता यानी साइलेंट फीचर्स ऑफ रेनेसांस। तो यहाँ विशेषताएं बताइए कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन करना है। पुनः जागरण से स्वतंत्र चिंतन की विचारधारा को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया। अब यूरोपियन लोगों ने क्या किया, परंपरागत जो विचारधारा है उसको एक तर्क की कसौटी पर ही क्या किया, कोसना यहाँ पर शुरू कर दिया। अब उनमें तार्किक दृष्टिकोण को यहाँ पर विकास हुआ जिससे। फिर अगला हमारे पास कानववादी विचारधारा का जो विकास है वो पुनः जागरण के फलस्वरूप क्या हुआ, मानववादी विचारधारा का विकास हुआ। मानववादियों ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य पर परलोक की चिंता छोड़कर इस जीवन को जीना आनंद से व्यतीत करना चाहिए। मानववादियों ने धर्म और मोक्ष के स्थान पर संपूर्ण समाज के आधार पर यहाँ पर उद्धार पर बल दिया। उन्होंने सत्य हो गया, तर्क और नवीन जो दृष्टिकोण पर यहाँ पर अपने प्रचार किया। फिर तीसरा पॉइंट आप सभी बच्चों के लिए कि प्राचीन रूढ़िवादी और जो अंधविश्वासी जो भी धारणा थी उसको विरोध यहाँ पर हुआ। पुनः जागरण ने प्राचीन रूढ़िवादी इन सभी को पाखंडों या फिर आडंबरों पर कुठारघात किया। इसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का क्या करने लगे, विकास कर सके। चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि देसी भाषाओं का यहाँ पर विकास जो हुआ, पुनः जागरण के फलस्वरूप देसी भाषाओं का विकास हुआ। पुनः जागरण के कारण विद्वानों ने बोलचाल की भाषा में पुस्तकें लिखी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, देसी भाषा को विकास हुआ। पांचवा पॉइंट हमारे पास है कि वैज्ञानिक विचारधारा का यहाँ विकास और साथ ही साथ यथार्थ का चिंतन हुआ। पुनः जागरण के कारण वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ। अब लोगों को झुकाव, तर्क, निरीक्षण, अन्वेषण, जांच, परीक्षण और विज्ञान की ओर रुचि बढ़ने लगी, और अब उसका विश्वास जो है परंपरागत तरीके से या फिर रूढ़िवादी अंधविश्वास से हटने लगा। चित्रकाल में यथार्थ एवं वास्तविक सौंदर्य का अंकन होने लगा। इसके अलावा क्या हो गया, व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद, यहाँ पर कह सकते हैं उदारवाद, धर्मविशेषता आदि इनकी कुछ विशेषताएं थी। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाए
कि अगर आपको रेनेसेंस यानी कि अगर आपसे रेनेसांस पूछा जाता है इंग्लिश में तो आप लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में पूछा जाए पुनः जागरण की विशेषता बतलाएं तो आप इस सेंटेंस में लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये इटली में क्यों स्टार्ट हुआ तो इसके कारण हमें जानने पड़ेंगे, इसलिए लिखा हुआ है इटली में सर्वप्रथम पुनः जागरण में आरंभ होने के क्या कारण थे। कॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस इन इटली फर्स्ट, तो पहला यहाँ पर कारण बताया गया कि उन्नत नगर भूमध्य सागर के मध्य में स्थित होने के कारण इटली में जो वाणिज्य व्यापार की अत्यधिक यहाँ पर उन्नति हुई और वहाँ बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान आदि नगरों में क्या थे, इटली के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बने थे। इन नगरों के लोग अत्यंत धनी थे। ये धनी अत्यंत विद्वान, साहित्यों, कलाकारों तथा दार्शनिकों के आश्रयदाता भी थे। अतः इटली के कैसे पुनः जागरण के लिए अनुकूल परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि रोम का वैभव। रोम इटली का एक प्रमुख शहर था या नगर था जो एक विशाल साम्राज्य का प्रधान केंद्र रह चुका था। उसकी जो गौरवपूर्ण परंपराएं इटली वासियों के लिए क्या थी, प्रेरणा का स्रोत यहाँ पर रही थी। इस कारण भी क्या हुआ, इटली में सर्वप्रथम सबसे पहले क्या हुआ, पुनः जागरण यहाँ पर शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है यहाँ पर धनी लोगों का यहाँ पर योगदान। व्यापार एवं वाणिज्यों की उन्नति के कारण इटली में बड़े बड़े नगरों का यहाँ उदय हुआ। इन नगरों के लोगों की धन संपन्नता में यहाँ पर वृद्धि हुई। धनी लोग क्या करने लगे, कला और साहित्य के विकास में योगदान किया। फ्लोरेंस नगर का शासक जो लोरेंजो कला और साहित्य का संरक्षक था, उसने फ्लोरेंस नगरों में अनेक सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण कराया। इसी प्रकार अनेक धनी व्यक्ति भी साहित्यकारों तथा कलाकारों ने संरक्षण प्रदान करते थे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इटली में सर्वप्रथम पुनः जागरण आरंभ हुआ। चौथा पॉइंट है रोम ईसाई संस्कृति का यहाँ पर प्रमुख केंद्र था। रोम ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र था। ईसाई धर्म का सर्वोच्च धर्म जो गुरु पोप के रूप में माना जा निवास करता था। कुछ पोप विद्या प्रेमी थे और संस्कृति के विकास में योगदान देते थे। उन्होंने अनेक विद्वानों एवं कलाकारों को रोम में आमंत्रित किया। पोप निकोलस पंचम ने संत पीटर के जो गिरजाघर का यहाँ निर्माण कराया। इस प्रकार पोप जूलियस द्वितीय तथा लियो देशम ने क्या किया, यहाँ पर साहित्य तथा कला का संरक्षण प्रदान किया। पांचवा पॉइंट हमारे पास है कि नगरों का विकास। इटली में ही नगरों का देखिए विकास सर्वाधिक देखा गया था। इटली के अनेक नगर जैसे फ्लोरेंस, वेनिस आदि ये सब के समृद्ध एवं उन्नत थे। ये नगर जो थे ज्ञान विज्ञान के केंद्र भी थे। इटली के ये नगर यूनान के जो नगर राज्य जिसे बन गए थे। इन स्वतंत्र राज्यों के संपन्न होने ने साहित्यकारों तथा कलाकारों को आश्रय दिया। इटली के नगरों में क्या होगा, यहाँ पर पेट्रार्क, दांते जैसे विद्वान, जैसे यहाँ पर लियोनार्डो विंची हो गया, माइकल एंजेलो हो गया, जैसे यहाँ पर कलाकारों का क्या हुआ, यहाँ पर उत्पन्न हुए। अगला पॉइंट आपसे बच्चों के लिए बताया हुआ है कि इटली की जो भौगोलिक स्थिति है, हाल ही में इटली में क्या हुआ, सर्वप्रथम पुनः जागरण के प्रारंभ होने के लिए वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति उत्तरदायी है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली का जो यूनानी साम्राज्य तथा उसकी संस्कृति कई शताब्दियों से संपर्क चलाता जा रहा है। नवीन जल मार्गों की खोज से पहले जो भूमध्य सागर पर इटली का अधिकार था, परिणामस्वरूप जो इटली था वो काफी कैसे समृद्ध था। अगला पॉइंट है हमारे पास धर्म युद्ध। ईसाइयों के पवित्र स्थान या फिर जो पवित्र स्थान पर जेरूसलम पर अधिकार करने के कारण तुर्क, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच अनेक धर्म युद्ध लड़े गए। इन धर्म युद्धों के यूरोप के राजाओं, सामंतों, व्यापारियों तथा साधारण लोगों ने भाग लिया। धर्म युद्ध से लौटने वाले अनेक सैनिक, व्यापारी आदि लोग इटली में बस गए। ये लोग पश्चिमी एशिया की उन्नत सभ्यता एवं संस्कृति से बड़े प्रभावित थे। वे एक नवीन दृष्टिकोण लेकर इटली लौटे थे। अतः उन्होंने इटली में इन नवीन विचारों तथा दृष्टिकोण को प्रचार करना शुरू कर दिया। और हमारे पास आठवां हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ बताया हुआ है कि इटली के जो विश्वविद्यालय हैं, इटली के प्रमुख नगरों में से अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें लोगों में ज्ञान विज्ञान की प्रति रुचि बढ़ी। इन विश्वविद्यालय में रोमन विधि तथा चिकित्सा शास्त्र जैसे धर्म निरपेक्ष विषयों को भी यहाँ पर शिक्षा प्रमुख प्रदान की जाती थी। नौवां पॉइंट हमारे पास राजनीति स्थिति का जो अनुकूलन होना यहाँ बताया गया कि इटली के जो नगर थे राजनीतिक दृष्टि से पुनः जागरण के लिए उपयुक्त थे। इटली के यह नगर पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रभुत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपना निवास करते थे। यूरोप के अन्य नगरों की तरह इटली में यहाँ पर सामंत प्रथा तथा विकसित नहीं हो पाए थे, इसलिए इन नगरों में साहित्य एवं कला एवं विज्ञान की अत्यधिक यहाँ पर उन्नति हुई। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कुस्तुतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया था। 1453 ईस्वी में जब तुर्की ने कुस्तुतुनिया अधिकार कर लिया तो यूनानी विद्वान जैसे अपने ग्रंथों को लेकर सर्वप्रथम इटली पहुंचे और वहीं बस गए। इन यूनान विद्वानों ने इटली वासियों को अत्यधिक प्रभावित किया। अतः यूनान साहित्य का जो चिंतन और अध्ययन सर्वप्रथम इटली के नगरों में यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपसे बच्चों को शायद 4 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। बाकी जो बचे क्वेश्चन रहेंगे 2 वीडियो में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा पूरा एमएनजे4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।